गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। 27 टेस्ट अभी तक अपने कंप्लीट हो गए थे। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस 24 के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 28 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता, अक्षय ऊर्जा होती है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी को कितने गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2030 तक, यानी आने वाले 7 सालों में। 500 गीगावाट, 300 गीगावाट, 100 गीगावाट, 400 गीगावाट। देखिए 100 गीगावाट से तो अधिक ही होगा, ये 300 से भी अधिक है, ये 400 से भी अधिक है, यह है 500 गीगावाट वर्ष 2030 तक। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। तो भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बनिक तीव्रता को 45% से कम करने तथा वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? वायु परिवहन, एक होता सड़क परिवहन, एक होता वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, एरोप्लेन वगैरह का? फ्लाइट 1953 में, 1953 में। देखिए वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ ही एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई। वर्ष 1990 से निजी क्षेत्र की कई कंपनियां वायु परिवहन सेवाएं दे रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, विस्तारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। प्रथम एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 24.53 किलोमीटर और इसका निर्माण वर्ष 2002 से 2003। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आगरा, फैजाबाद, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। यह है बाराबंकी, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है और यहाँ उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक माह में एक बड़ा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक। सी है इसका आंसर, 2.0। देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.0 है, 2.0। और कुल प्रजनन दर एक महिला के संपूर्ण जीवन काल में प्रसव करने वाली उम्र की महिला से पैदा होने वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्भित करती है। नंबर 6 पर आ जाइए। प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ए है इसका आंसर। ये भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई का गवर्नर, मौद्रिक नीति समिति या आर्थिक सलाहकार परिषद? देखिए, काम है वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति का, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये काम पहले आरबीआई के गवर्नर का था, लेकिन सी इसका आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा धारा 45(b)(z) के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण करती है। पहले ये कार्य कौन करता था? रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया जाता था। और अब मौद्रिक नीति समिति। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? बोनस पॉइंट होते हैं इस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये कुछ डे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना हमेशा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी है इसका आंसर। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वर्ष 2010 में पहला वाघ दिवस मनाया गया था, विश्व वाघ दिवस मनाया गया था। विश्व वाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस एक ही बात है। और वर्तमान में विश्व में भारत में बाघों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। कितनी है? 3167 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये सूची 1, सूची 2। कजली, जोगनी नृत्य, इसुरी फोग, सुलहकुल उत्सव। यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो कजली है वर्षा ऋतु गीत, जोगनी नृत्य है ये अवध का, इसुरी फोग है बुंदेलखंड का, और सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में, और ताज उत्सव भी आगरा में। तो ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3 है, तो एक से एलिमिनेट हो गया। सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। सी है इसका आंसर। तो कजली एक वर्षा ऋतु गीत है, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का, इसुरी फोग बुंदेलखंड का, सुलहकुल उत्सव मनाया जाता आगरा में। पॉलिटी का प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक होता है एडहॉक जज। एडहॉक जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्यों किया जाता होगा ये? क्योंकि जो मेन जस्टिस हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होंगे उस समय, बाहर उनको जाना पड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा उस स्थिति में किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। 11वां प्रश्न है। वसंत विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी शुरुआत सितंबर में दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और यह उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। यह केवल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। इसे उत्तर ऐनात के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, वसंत विषुव एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार होती है, जब सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तथा संपूर्ण विश्व में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, तो बी करेक्ट है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। वसंत विषुव की शुरुआत प्रत्येक वर्ष 20 या 21 मार्च के आसपास होती है। 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप पूछ रहा है?
न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह है माजुली द्वीप। सी है इसका आंसर। तो ये एक ऐसा प्रश्न है तो जो कई वर्षों तक यंग रहेगा, ठीक है, कभी भी इससे प्रश्न बनेंगे। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारत में है। माजुली द्वीप भारतीय राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और इस द्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है। और माजुली शब्द का अर्थ है दो समानांतर नदियों के बीच की भूमि। इतना ये माजुली द्वीप से याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दक्षिण एशियाई नेताओं ने पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। आपको बताना है कि इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, कोलंबो। बांग्लादेश के ढाका में, बी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क इंग्लिश में है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है ये, जो दक्षिण एशिया में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर पर ढाका बांग्लादेश में, कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में 7 संस्थापक सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो भी इसका आंसर हो जाएगा। और सार्क का जो सचिवालय है, ठीक है, वो है नेपाल के काठमांडू में। नंबर 14 पर आ जाइए। गिफ्ट सिटी का संबंध किस राज्य से है? एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात। किस राज्य से है गिफ्ट सिटी का संबंध? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। गुजरात से है, डी है इसका आंसर। तो गिफ्ट सिटी, गिफ्ट का यहाँ फुल फॉर्म है एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, और इसमें एक वहु सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र है। गिफ्ट सिटी को न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, और शहर में सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं, प्रस्तावित अस्पताल, इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी जो है वो बिजनेस क्लब शामिल है। साथ ही इसमें एकीकृत सुनियोजित आवासीय परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो गिफ्ट सिटी को वास्तव में वॉक टू वर्क शहर बनाती हैं। नंबर 15 पर अजय निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ज्योग्राफी का प्रश्न है। कोसी, ये तो बिहार हो गया। दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है, सी है इसका आंसर। देखिए, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से निकलती है, उद्गम स्थल भी याद रखिएगा। और दामोदर जो है दो भारतीय राज्यों अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। बराकर नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है, इसकी किसकी? दामोदर की। नंबर 16 पर आ जाइए। अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसका उत्तर है असम। देखिए, असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, और इस आंदोलन के माध्यम से पौधे लगाने के जो भी इच्छुक लोग हैं उनको अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप पर पंजीकरण करना होगा। विभिन्न वितरण केंद्रों के माध्यम से पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, और पौधे लगाने की जियो टैग फोटो को अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन पर अपलोड करना होगा। तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ये, जो वनों को बढ़ावा देती है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई करती है। याद रखिएगा असम की सरकार। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है ये भी। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला, हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पहली है एग्जाम में के लिए, पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला।
यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। बी है इसका आंसर, आईजीआई। दिल्ली हवाई अड्डा या आईजीआई या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने का एक हिस्सा है, तो भी करेक्ट है। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहल है एक ग्रीन वॉल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह अरावली पर्वतमाला को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित बेल्ट बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हरित वॉल पहल। देखिए करेक्ट ही है, पहला स्टेटमेंट हरियाणा सरकार की ही पहल है, और दूसरा वाला भी सही है हरित वॉल पहल के बारे में, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, कभी कभी यहाँ एलिमिनेट हो जाता, हरियाणा की जगह कोई राजस्थान सरकार लिख देते तो गलत हो जाता, उत्तर प्रदेश सरकार लिख देते गलत हो जाता, केंद्र सरकार लिख देते तो भी गलत हो जाता। फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो यह अरावली पर्वतमाला को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, ग्रीन वॉल पहल। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित बेल्ट बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यूपीएससी सिविल सेवा ज़्यादा करती है इस तरह के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी। देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, गलत है ये, दूसरा भी गलत होगा फिर तो। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, तो दोनों के दोनों मिसमैच हैं, यानी सही सुमेलित नहीं है, तो डी है इसका आंसर, ना तो एक ना ही दो। देखिए मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 300 से 600 मीटर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, 881 मीटर ऊंची है सिगार या सिंगार। और जो धूपगढ़ है वो तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऊंची चोटियां पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। 20वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। सुलहकुल उत्सव का आयोजन डैश में किया जाता है? फतेहपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में। ऊपर था तो एक उसमें चौथा स्टेटमेंट था मैच करने वाले में, आगरा का उत्सव है, ए है इसका आंसर। देखिए सलहकुल हो गया या सुलहकुल हो गया, इसका आयोजन जो है आगरा में किया जाता है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यह उत्सव। जो ताज महोत्सव है वो भी सालाना आगरा में ही आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव एक वार्षिक 10 दिवसीय कार्यक्रम है, और यह त्यौहार पुराने मुगल युग और नवाबी शैली की यादों को ताज़ा करता है। एक उत्सव है राम बारात, राम बारात भी आगरा में मनाई जाती है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो यूपी पीसीएस की 9560112583 व्हाट्सएप या कॉल करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।